हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स का आर्टिकल्स और क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल्स। यहाँ दिख रहा होगा, अर्जेंटीना ब्रिक्स योजना से हट गया, यानी कि हाल ही फिलहाल में ये घोषणा किया था कि शामिल होगा। ठीक है, बट फिर ये हट गया है। कर हाल ही में राष्ट्रपति जेवियर माइली ने के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने का कार्यक्रम पहले से तय था। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। अर्जेंटीना 1 जनवरी 2024 को शामिल होने के लिए तैयार था। कर अर्जेंटीना अगस्त में ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल होने के लिए आमंत्रित 6 देशों में से एक था। ये 6 देश यहाँ पे क्या है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये छठा बनता है ना। इधर देखिए, कराइए बिंदु माइली के नेतृत्व में ब्रिक्स से दूरी बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के अर्जेंटीना के फैसले को उजागर करते हैं। यानी कारण क्या हुआ? कराइए बिंदु माइली जो नया राष्ट्रपति बना, ब्रिक्स से दूरी बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के लिए अर्जेंटीना के फैसले को उजागर करते हैं, जो इसकी विदेश नीति में छीनपंथी, लोक लुभावनवाद, राइट विंग पॉपुलिज्म की ओर बदलाव को दर्शाता है। कर विस्तार के प्रारंभिक चरण में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, अच्छा ये 6 देश शामिल होने के लिए राजी हुए थे। उसमें से अर्जेंटीना जो है हट गया। कर 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने में गहरी रुचि दिखाई है। आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए सब्सिडी का विस्तार किया गया है। चर्चा में क्यों है? तो कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी, यानी प्रत्येक सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है, मूल्य चाहे जो भी हो, वर्ष 2024-25 के अंत तक बढ़ा दी। ठीक है, कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो परिचय, मई 2016 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसा स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। ठीक है, मई 2016 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसा स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। कर उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रवासी परिवारों के लिए पते के प्रमाण एवं राशन कार्ड के स्थान पर स्वघोषणा का उपयोग करके नए कनेक्शन का लाभ उठाने हेतु एक विशेष प्रावधान किया गया है। कर चरण 1 की उपलब्धियां क्या है वो देखेंगे। कह रहा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चरण 1 के तहत 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य सितंबर 2019 में पूरा किया गया। चरण 2 जो है उज्ज्वला 2.0 यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चरण 2 को 1 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य के साथ अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसे जनवरी 2022 में पूरा कर लिया गया है। अब देखेंगे ब्लू लाइन क्या है। तो हाल ही में इजराइल और लेबनान के मध्य की सीमाओं पर हिजबुल्लाह द्वारा तीव्र हमले किए गए। ठीक है, हिजबुल्लाह क्या है आगे देखेंगे। तो ये जो ब्लू लाइन है किसके बीच की सीमा है? इजराइल और लेबनान, ये याद रखिए। कर इजराइल और लेबनान के बीच की सीमा, जिसे ब्लू लाइन के रूप में जाना जाता है, वर्ष 2000 में इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना की वापसी के उपरांत संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित की गई थी। कर यह कोई आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, अपितु एक सीमांकन रेखा है। कलम मूल रूप से यह 1920 के दशक में लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा स्थापित किया गया था। करा हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामी राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी बनते हैं। दक्षिण लेबनान पर इजरायली कब्जे की प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1980 में यह अस्तित्व में आया। किस कारण से आया? दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे की प्रतिक्रिया के रूप में।
करा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के सहित कई देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत दोनों में अंतर क्या है, दोनों का डिफिनीशन क्या है, देखते हैं। कहता पुलिस हिरासत का अर्थ है कि संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज होने के बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ अथवा गवाहों को प्रभावित करने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा आरोपी को लॉकअप में रखा जाता है, तो वो पुलिस हिरासत हुआ। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है या गंभीर अपराधों के लिए है, जहां न्यायालय पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद साक्ष्य अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए आरोपी को हिरासत में ले सकती है। ठीक है, यानी उस पर ट्रायल चल रहा है तो वो जेल में ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं स्थितियाँ पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत। हिरासत का स्थान तो पुलिस हिरासत में है कि किसी पुलिस थाने के लॉकअप में अथवा जांच एजेंसी के पास। न्यायिक हिरासत में यदि है तो मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में जेल में। न्यायालय के समक्ष उपस्थिति करना है तो 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस हिरासत में यदि है तो करा जब तक न्यायालय से जमानत का आदेश नहीं प्राप्त हो जाता है। फिर है प्रारंभ या शुरुआत। करा शिकायत प्राप्त होने अथवा एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के समय। करा सरकारी वकील द्वारा न्यायालय को संतुष्ट करने के बाद कि जांच के लिए आरोपी की हिरासत आवश्यक है। अधिकतम अवधि क्या है तो 24 घंटे उपयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, 15 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि 24 घंटे तक मजिस्ट्रेट के आने ले जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन इस गिरफ्तारी को जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा 15 दिनों तक और विस्तारित किया जा सकता है। फिर है इधर न्यायिक हिरासत की बात यदि किया जाए तो आजीवन कारावास, मृत्युदंड अथवा न्यूनतम 10 वर्ष की कैद से दंडनीय अपराधों के लिए 90 दिन, अन्य अपराधों के लिए 60 दिन। तो ये अलग अलग जो है मेन ट्रायल के बाद जब सजा मिलता है वो है न्यायिक हिरासत। चलिए आगे देखते हैं। लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा। ठीक है, तो हाल फिलहाल में ये चर्चा में है। तो देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। करा इसे स्टैचू ऑफ वेलर यानी वीरता की प्रतिमा का नाम दिया गया, ये ध्यान देना है। करा लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। लचित बोरफुकन करा इनका जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। इनका पूरा नाम चाओ लचित फुकनलुग है था। करा इन्होंने वर्ष 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगल सेना को पराजित किया था। करा इन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। करा इनके नाम पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सर्वश्रेष्ठ कैडेट का स्वर्ण पदक दिया जाता है, जिसे लचित पदक भी कहा जाता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में। चलिए देखते हैं आगे। सोने की नैनोकण बढ़ती उम्र को रोकने में सहायक है। तो संदर्भ है कि इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, जिसको आयुष बोलते हैं, एमिल फार्मास्यूटिकल्स इंडिया का, ठीक है, लिमिटेड और यूरोपीय शोधकर्ताओं ने एमिल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और यूरोपीय शोधकर्ताओं ने सोने के नैनोकण में बढ़ती उम्र को रोकने में सहायक तत्वों का पता लगाया है। प्रमुख बिंदु क्या है तो इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार स्वर्ण भस्म में विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद गुण पाए जाते हैं, जो मानव शरीर की विभिन्न प्रणालियों को पोषण प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं सोने के नैनोकण। सोने के नैनोकण को स्वर्ण भस्म के नाम से जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय और सौंदर्य वर्धक गुण पाए जाते हैं। ये कण त्वचा की रक्षा करते हैं। ये कण उम्र बढ़ने से रोकते हैं और शरीर को फिर से जीवंत करते हैं। इसमें पुनर्योजी, इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग, सौंदर्यीकरण और उपचार के गुण होते हैं। इसे जीवन शक्ति और युवापन की कुंजी के रूप में जाना जाता है। यह कोलेजन की कमी की धीमा करने और कोशिका पुनर्जनन को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है। यह कण ऊतकों, हड्डियों, तंत्रिकाओं आदि को मजबूत करता है। और देख सकते हैं उपयोग है कि स्वर्ण भस्म का उपयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से कई नैदानिक यानी दिन प्रतिदिन की स्थितियों जैसे कि माइक्रोबियल संक्रमण, श्वसन समस्याओं,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग, संधिसूत, मधुमेह, मिलेट्स और तंत्रिका संबंधी विकार के लिए किया जाता रहा है। सोने के नैनोकण को त्वचा, आंत और सबलिंगुअल मार्ग से सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित किया जा सकता है। भारतीय शोधकर्ताओं के सहयोग से एमिल फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड ने 24 कैरेट सोने के नैनो कणों को कश्मीरी केसर के साथ मिलाकर स्पार्कलिंग गोल्ड फेस वॉश तैयार किया है। चलिए आगे देखते हैं। इस फेस वॉश में सोने और कश्मीरी केसर के साथ गुलाब, कमल और गेंदा डिस्टिलेट को मिलाया गया है। गुलाब जैसे तत्व त्वचा को हाइड्रेट करते हैं और लालिमा को दूर करते हैं, और कमल त्वचा कोशिकाओं के पुनरुद्धार के सुनिश्चित करता है। यूरोपीय शोधकर्ताओं के अनुसार सोने के नैनो कणों वाले सौंदर्य उत्पाद एपिडर्मल त्वचा की सतही परत और फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं को लाभ पहुंचाते हैं। यह कण त्वचा के बिमेंटिन और कोलेजन जैसे संयोजी उत्तक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। गोल्डन लंगूर के बारे में देखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेचिपिथेकस गी है। पेड़ों पर अत्यधिक निर्भर रहने के कारण इन्हें लिफ मंकी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः शाकाहारी प्राणी है जो पत्तियों, फलों, फूलों, बीजों और कीड़ों को भी खाते हैं। यह लगभग 7 से 14 किलोग्राम के होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 55 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इनका जीवन काल लगभग 12 वर्ष का होता है। प्रायवास यह सामान्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। ये भारत में, भूटान में, बांग्लादेश में के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। भारत में निवास स्थान की बात किया जाए, ठीक है, तो मानस नदी का पूर्वी क्षेत्र, संकोश नदी का पश्चिमी क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का दक्षिणी क्षेत्र। विशेषताएं क्या है, तो नर और मादा दिखने में एक जैसे होते हैं। अंतर केवल इतना है कि नर की गर्दन के चारों ओर बालों की परत अधिक स्पष्ट होती है। इनके सुनहरे फर का रंग मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। खतरा यह सामान्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। इनका आवास प्राकृतिक सीमाओं द्वारा प्रतिबंधित है, जिससे विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। पर्यावास विखंडन विशेषकर ग्रामीण विद्युतीकरण और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई पर जोर देने के बाद असम में इनका आवास काफ़ी हद तक विखंडित हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया। अंतः प्रजनन बिजली के तारों जैसी बाधाओं और जंगल की कटाई के कारण गोल्डन लंगूरों के बीच अंतः प्रजनन का खतरा बढ़ गया है। संरक्षण के प्रयास। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली ने वर्ष 2011 में असम में गोल्डन लंगूर के संरक्षण तथा प्रजनन के लिए राज्य चिड़ियाघर परियोजना लागू की है। सुरक्षा की स्थिति की बात किया जाए तो IUCN की रेड लिस्ट में यह लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। फिर साइट्स के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची वन में सूचीबद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। पहला हैड्रोन थेरेपी सेंटर चर्चा में क्यों है, तो IIT कानपुर में देश का पहला हैड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया जा रहा है। प्रमुख बिंदु, IIT कानपुर ने इटली के राष्ट्रीय हैड्रोन थेरेपी कैंसर केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। इसके तहत दोनों संस्थान मिलकर भारत में हैड्रोन थेरेपी के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन करेंगे। यह सेंटर हैड्रोन थेरेपी अनुसंधान और उपचार का पूरे विश्व में 7वां केंद्र होगा। इटली के हैड्रोन थेरेपी सेंटर में सिंक्रोट्रॉन उपकरण स्थापित किया गया है। इसमें प्रोटॉन कार्बन के आवेशित कणों की गति आधे सेकंड में 30,000 किलोमीटर हो जाती है और कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं पर सटीक प्रहार किया जाता है। हैड्रोन थेरेपी क्या है, इसके बारे में देखेंगे। यह कैंसर उपचार के लिए एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है। इसमें इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन या प्रोटॉन जो भी बोलिए, कार्बन के आवेशित कणों का प्रयोग किया जाता है। हैड्रोन थेरेपी का महत्व। कैंसर के जिन मामलों में ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी से भी इलाज नहीं हो पाता है, उनमें हैड्रोन थेरेपी से उपचार की संभावना अधिक है। प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कणों का वेग इलेक्ट्रॉन से अधिक होने के कारण यह तकनीक कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है। हैड्रोन थेरेपी का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के कैंसर में किया जाता है जा रहा है। मस्तिष्क खोपड़ी आधार सर्जरी, रीढ़ की हड्डी, सिर और गले के कैंसर, श्वसन तंत्र के कैंसर और वक्षस्थल, जननांग और बच्चों के कैंसर में आदि में। चलिए देखते हैं। सेला सुरंग
कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में इस सुरंग का उद्घाटन किया है, ठीक है, सेला सुरंग। कर यह तेजपुर असम को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तो आ गए, यानी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ती है। ध्यान देना, यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है। इस सुरंग की कुल लंबाई 11.84 किलोमीटर है। यह सुरंग 13,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसकी आधारशिला 9 फरवरी 2019 को रखी गई थी। अब देखते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कैशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों, मूल अधिकारों सहित में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते इस संशोधन द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति या लोप नहीं होना चाहिए। इसे ही मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब चलिए, आर्टिकल ख़त्म हो गया ना, तो आइए देखते हैं इस पर बेस्ड क्यूज। कर हेड्रोन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह कैंसर उपचार के लिए एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है, तो ये था। कर इसमें इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन और कार्बन के अवशेषित कणों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी था। कर कैंसर के जिन मामलों में ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी से भी इलाज नहीं हो पाता, उनमें हेड्रोन थेरेपी से उपचार की संभावना अधिक है, तो ये भी था। तो सभी तीन था, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे छूट गया ना सभी चार। कर यह मुख्यतः कितने कथन सत्य है। कर यह मुख्यतः शाकाहारी प्राणी है जो पत्तियों, फलों, फूलों, बीजों और कीड़ों को भी खाते हैं, तो ये तो था। कर यह सामान्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते थे, ये भी था। कर इनके सुनहरे फर का रंग मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, ये भी था। पर IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है, ठीक है, तो ये भी है था। चलिए आगे देखते हैं। कर सोने के नैनोकण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इसमें विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय और सौंदर्यवर्धक गुण पाए जाते हैं, तो ये सही है। कितने सत्य ढूंढना है। कर यह कोलेजन की कमी को धीमा करने और कोशिका पुनर्जनन को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है, तो ये भी था, ये सही है। कर सोने के नैनोकण के त्वचा, आंत और सबलिंगुअल मार्ग से सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित किया जा सकता है, तो ये भी था। सारा सही है, इसीलिए कोई भी गलती नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कर लचित बोरफुकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर असम के जोरहाट में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है, तो ये सही है। कितने सत्य बताना है। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे, तो ये भी ठीक है। कर इन्हें प्रभुत्तर का अकबर भी कहा जाता है, तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि शिवाजी कहा जाता है, तो केवल दो सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कर ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा है। इजराइल और लेबनान, बी है यूक्रेन और लेबनान, सी है इजराइल और ईरान, डी है यूक्रेन और रूस, तो आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल और लेबनान। चलिए अब दो है आपके लिए, कमेंट में बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला है। यह फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ये देख लीजिए। ओपेनहाइमर, अमेरिकन फिक्शन, आप कैसे रहते हैं, बारबी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कर 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की है। स्विट्जरलैंड, पनामा, फिनलैंड,